हेलो बच्चों, आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इसे इस तरह से लिखने से और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने भेद हैं। तो 1, 2, 3 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम लोग रूढ़ शब्द पर चर्चा करेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो बच्चों, रूढ़ शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी इनका खंड सार्थक नहीं होता है। सार्थक मतलब समझ रहे हैं ना, सजोर अर्थक, जिनका कोई अर्थ निकले अर्थ के साथ। तो रूढ़ शब्द में खंड का कोई अर्थ नहीं होता, इसमें सार्थक खंड नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ बता रही हूँ, एक शब्द है घर, एक शब्द है पानी, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिए हैं। तो घर को अगर हम खंडित कर देते हैं, घर शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? घ जोर र। तो घ का कोई अर्थ नहीं है अलग से, र का भी कोई अर्थ नहीं है, यानी खंडों का कोई अर्थ नहीं है। यानी ये घर शब्द जो है वो रूढ़ शब्द है। इसकी परिभाषा देखें, जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है लेकिन ये परंपरागत रूप से अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। और ये ऐसे शब्द हैं जो संधि विच्छेद के माध्यम से तोड़े नहीं जा सकते हैं। जैसे घर शब्द को हम कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं, ये तो वर्ण विच्छेद हम कर दिए, लेकिन संधि विच्छेद इसका नहीं हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से और भी शब्द हम लिए हैं। पानी, पानी में क्या है? पा जोड़ नी। अगर खंड करते हैं पानी शब्द का तो 2 खंड हो रहे हैं, पा जोड़ नी। पा और नी का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों वर्णों को मिला देते हैं तो एक शब्द बनता है पानी, और यह शब्द है रूढ़ शब्द। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मकान, फूल, फल, सब्जी, ये सारे शब्द जो ये सब रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यौगिक शब्द, यानी शब्द का दूसरा भेद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, इसका शुरू में ही आप परिभाषा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जो शब्द 2 सार्थक खंडों से मिलकर बना हो, यौगिक शब्द कहलाता है। अब यहाँ पे सार्थक तो आप जान ही गए हैं अब अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे है विद्यालय। विद्यालय को अगर हम खंड करते हैं तो क्या बन जाएगा? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो ये 2 सार्थक शब्द हैं। विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, शिक्षा, और आलय यानी घर। तो ये दोनों सार्थक, यानी इनका खंड जो है वो सार्थक है। परिभाषा से मिलाइए, जो शब्द 2 सार्थक खंडों से मिलकर बना है, सार्थक खंड है ना ये, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। बहुत सारे उदाहरण और भी हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे धनागम। तो धन जोड़ आगम, धन और आगम दोनों सार्थक शब्द हैं। सर्वोच्च, सर्व जोड़ उच्च, ये भी दोनों खंड इसके सार्थक हैं। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, तो ये दोनों खंड भी सार्थक हैं। तो आप इसे समझ गए ना कि यौगिक शब्द क्या है? जिनके खंड करने पर दोनों खंडों का अर्थ है। ये ठीक एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि रूढ़ के ठीक विपरीतार्थक है। यानी रूढ़ में क्या था? खंडों का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन यौगिक में क्या है? खंडों का अर्थ है। जिस शब्द का संधि विच्छेद हो सकता है वह यौगिक शब्द है। यहाँ पे देखिए, मैंने लिख भी दिए हैं, रूढ़ और यौगिक विपरीतार्थक शब्द कहे जा सकते हैं। आप इसे चाहें तो बाद में नोट कर लें। यौगिक शब्द संधि या समास आदि से बने होते हैं। संधि तो समझ गए आप, है ना। यहाँ पे विद्या जोड़ आलय, तो ये संधि है, संधि शब्द से मिलकर बने हैं यौगिक शब्द। और ये समासिक शब्द से भी मिलकर बने हैं, समास से मिलकर। वो कैसे? तो जैसे हिमालय,
हिम जोड़ आलय, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है ना। और हिमालय, इसमें भी उदाहरण आ रहा है, हमने यहाँ लिखे नहीं है, ये देखो हिमालय, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम जोड़ आलय। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात और बताऊंगी कि हिमालय शब्द ये योगरूढ़ शब्द के उदाहरण में भी आता है, तो इस पर मैं चर्चा योगरूढ़ शब्द के समय करूंगी। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द में क्या है, योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द के जैसा ही होता है ना, लेकिन इसमें क्या है कि इसके दोनों खंडों के अर्थ तो होते हैं, लेकिन जब ये मिल जाते हैं और तो इनका एक अलग अर्थ होता है, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ बतलाते हैं। यहाँ परिभाषा से आप समझें, योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है। ये तो यौगिक के जैसा ही है, यौगिक शब्द को भी सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है और योगरूढ़ शब्द को भी सार्थक खंडों में बांटा जा सकता है, लेकिन उनके खंड अलग अलग अपना अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं। यौगिक शब्द क्या था, उसे मिलान कीजिए। यौगिक शब्द में था कि खंड सार्थक होते हैं और उन खंडों का मिलाकर के जो शब्द बनता वो एक साधारण सा शब्द बनता है, जैसे विद्या जोड़ आलय, तो दोनों को मिलाकर जो शब्द बना विद्यालय, सामान्य अर्थ हो गया है ना। लेकिन योगरूढ़ शब्द में क्या है, ये यौगिक जैसा ही है, इसके भी खंड सार्थक होते हैं, लेकिन जब इनको मिला दिया जाता तो ये अपने खंड का अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ बताते हैं। जैसे हिमालय शब्द हमने यौगिक में प्रयोग किया था ना, अभी यहाँ पे फिर से हिमालय शब्द के माध्यम से बताऊंगी कि ये हिमालय शब्द योगरूढ़ शब्द कैसे है। तो हिम जोड़ आलय, इसका अर्थ क्या होता है, हिम का अर्थ हो गया बर्फ और आलय का अर्थ हो गया घर, तो हिम आलय इसका अर्थ होना चाहिए था बर्फ का घर, होता भी है, हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। लेकिन आप हमेशा ध्यान दें कि जैसे ही हिमालय शब्द की चर्चा होती है, हमारे सामने हमारे भारत के सरताज के रूप में स्थित हिमालय पर्वतमाला सामने आ जाता है ना। यानी हिमालय से हम हिमालय पर्वतमाला ही समझते हैं, तो ये एक विशेष अर्थ हो गया। तो ये योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द को ये समझिए कि एक तरह से बहुब्रीहि समास के जैसा है ना। बच्चों ऐसे भी सवाल आते हैं कि हर योगरूढ़ शब्द जो है वो यौगिक शब्द है, लेकिन हर यौगिक शब्द योगरूढ़ शब्द नहीं होता है। अब इसका अर्थ समझिए, प्रश्न पूछता है ऐसा कि ऐसा क्यों है कि हर यौगिक शब्द जो है वो योगरूढ़ शब्द नहीं है, लेकिन हर योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द है। तो उसे मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे विद्यालय, मैंने पहले भी उदाहरण दिए थे ना इसका। अब यहाँ देखिए, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, ये केवल यौगिक शब्द है, क्योंकि विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आलय का अर्थ होता है घर, और विद्यालय का अर्थ भी क्या होता है, शिक्षा का घर या विद्या का घर। ठीक है, तो ये केवल यौगिक शब्द है। यहीं पे इसी से मिलता जुलता शब्द है हिमालय, हिम जोड़ आलय। तो यहाँ पे क्या है, हिम जो है वो बर्फ और आलय माने घर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करके किए हुए शब्दों को जोड़ देते हैं और लिख देते हैं हिमालय और ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखते हैं बर्फ का घर, है ना, तब ये यौगिक शब्द है। लेकिन हिमालय हमेशा विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है चूँकि, तो इसलिए ये योगरूढ़ शब्द है। उसी तरह से दशानन, दशानन का भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दश जोड़ आनन, सीधा अर्थ इसका हो गया 10 मुख वाला, ये यौगिक शब्द होगा। लेकिन दशानन शब्द का भी प्रयोग हमेशा रावण के लिए ही किया जाता है, और कोई 10 मुख वाला कोई ऐसा प्राणी का हम लोग कभी चर्चा ही नहीं सुने हैं कि वो 10 मुख है या वो दशानन है। बस दशानन कहने से सीधा हमारे सामने रावण आ जाता है ना। तो दशानन शब्द भी जो है वो एक विशेष अर्थ हमेशा बताता है, इसलिए ये योगरूढ़ शब्द है। लेकिन ये यौगिक शब्द भी है, क्योंकि 10 जोड़ आनन 2 शब्दों से मिलकर बना है, और इसका सीधा अर्थ ये होता है 10 मुख वाला, तो ये हो गया यौगिक शब्द। उसी तरह से मैंने और भी उदाहरण दिए हैं। नीलकमल, नीलकमल केवल यौगिक है, क्योंकि नीलकमल यानी नीला कमल, इसका कोई विशेष अर्थ अलग से नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम, हाँ ये भी है कमलालय, कमल जोड़ आलय यानी कमल का घर, ये भी सीधा सीधी यौगिक है। लेकिन अगर हम नीलकंठ लिख देते हैं
नील जोड़ कंठ, तो ये यौगिक है लेकिन ये योगरूढ़ भी है। क्यों? क्योंकि नीलकंठ हम लोग शंकर भगवान को कहते हैं। तो ये जब शंकर भगवान समझ में आने लगते हैं तो समझ लो कि ये योगरूढ़ शब्द है। उसी तरह लंबोदर, लंबोदर का सीधा अर्थ होता है लंबा उदर, यानी जिसका भी उदर लंबा हो उसको हम लोग लंबोदर कह सकते हैं। तो ये यौगिक शब्द है, लेकिन लंबोदर कहा जाता है गणेश जी को, तो ये है योगरूढ़ शब्द। तो बच्चों ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हर यौगिक शब्द जो है वो योगरूढ़ शब्द नहीं होता है, लेकिन हर योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द होता है। और यहाँ पे ये भी आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि हर योगरूढ़, यहाँ योगरूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के समान होता है। यहाँ देखिए हिमालय जो है वो योगरूढ़ शब्द है, हिमालय पर्वतमाला, और वो तत्पुरुष समास होने के साथ साथ वो बहुब्रीहि समास भी है ना। उसी तरह से दशानन शब्द जो है ये द्विगु समास है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, ये बहुब्रीहि समास भी है, और यहाँ पे ये योगरूढ़ भी है, यौगिक भी है, योगरूढ़ भी है, और ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है। फिर यहाँ है ये नीलकंठ, नीलकंठ भी यौगिक भी है और योगरूढ़ भी है, और ये बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण आता है। लंबोदर उसी तरह से है, इसका भी ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता है, और यहाँ पे यौगिक और योगरूढ़ दोनों है। तो बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों ने रचना के आधार पर शब्दभेद समझा, और अगर आप तद्भव, तत्सम, देशज शब्द, विदेशज शब्द जानना चाहते हैं तो हमारे पहले का वीडियो आप देखें, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और अगले वीडियो में मैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ाऊंगी।